नमस्कार दोस्तों, सोल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कौशल चौरसिया आज आपको यूपीएससी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या क्वालिफ़िकेशन है, ओबीसी की क्या एज लिमिट है, जनरल की क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया वगैरह होता है, उसके बाद इनको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा जाता है, कितने साल की तैयारी होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हमारा कब गठित हुआ था? ये हमारा 1 अक्टूबर 1926 को गठित हुआ था। यानी कि हम यूपीएससी को अगर हिंदी में कहें तो संघ लोक सेवा आयोग। सन 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों के पहले बैच के चयन से ही IAS साक्षात्कार के बारे में अनेक मिथक एवं कहानियां जनता के बीच जिज्ञासा का विषय बनी रही हैं कि इस प्रतिष्ठित सेवा के लिए देश में बेहतरीन लोगों का चयन कैसे किया जाता है। इनसे IAS साक्षात्कार के इर्द गिर्द रहस्य का घेरा बन गया है और इसने सबसे अधिक होशियार एवं बुद्धिमान लोगों के बीच इस स्पर्धा की छवि अलग ही रंग में रंग दी। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड दिमाग से जो काफ़ी जानकार लोग होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग में IAS का साक्षात्कार देने के बाद सेवारत भारतीय वायुसेना अधिकारी के साथ कुछ दिन बिताने का अवसर मिला तो उनके अनेक साथी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि साक्षात्कार यानी कि साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए। जब उन्हें तत्परक विवरण दिया तो उन्हें इस पर कतई विश्वास नहीं हुआ। साक्षात्कार के प्रदर्शन हमेशा उतना ही महत्वपूर्ण माना गया जितना रोजगार के लिए उम्मीद की उपयुक्तता का आकलन करने में लिखित परीक्षा का महत्व होता है। आरंभ में चयन का पात्र होने के लिए उम्मीदवार का साक्षात्कार में न्यूनतम निश्चित अंक हासिल करना अनिवार्य होता है। बाद में आलोचना होने पर न्यूनतम अनिवार्य अंक का यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। तब से साक्षात्कार को महज अन्य प्रश्न पत्र की तरह ही माना जाता है। यानी कि साक्षात्कार जो है उसे इंटरव्यू की तरह ही अन्य बाकी प्रश्न पत्रों की तरह माना जाता है। यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तथापि साक्षात्कार में प्राप्त अंक हमेशा महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं क्योंकि लिखित परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों के प्राप्तांकों में बहुत कम अंतर होता है और साक्षात्कार के अंक उनकी रैंकिंग को बहुत प्रभावित कर सकते हैं और इसके फलस्वरूप सेवा और काडर आवंटन पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान प्रारूप जो है आरंभिक, मुख्य और व्यक्तिगत परीक्षा से पहले कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुरूप 1989 यानी कि 1979 में सामान्य सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। श्रेणी 1 यानी कि स्टेज 1 सेवाएं IAS IFS के उम्मीदवारों को उच्चतर मानक के 2 अतिरिक्त प्रश्न पत्रों हल करने होते हैं। श्रेणी 1 सेवाओं में उत्तीर्ण नहीं होने वाले उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार बोर्ड भी अलग होते हैं। देखिए यूपीएससी IAS भर्ती 2020 नोटिफिकेशन पोस्ट नेम अभी हमारे पास 796 IAS ऑफिसर्स की पोस्ट है। ये लेटेस्ट अपडेट है। क्वालिफिकेशन क्या होती है IAS पेपर का फॉर्म भरने के लिए? ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है यानी कि चाहे वो BA में हो, बीकॉम हो, BSc हो, BTech हो, BBA हो, BCA हो एंड अदर हो। मतलब ग्रेजुएशन नेसेसरी है मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए। और सैलरी एक IAS ऑफिसर की कितनी होती है? तो 1,32,000 से 2.5 लाख तक हो सकती है इनकी सैलरी। जॉब लोकेशन ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होता है। ऑल इंडिया में इनको जहाँ पर पोस्ट होगी वहीं पे जाएगा और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। बस आप अगर प्री में, मेंस और इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी भर्ती ज़रूर हो जाएगी। श्रेणी 1 सेवाओं के लिए साक्षात्कार के वास्ते चुने गए उम्मीदवार बहुत कम होते हैं, अतः उनके
अतः उनके लिए केवल एक साक्षात्कार बोर्ड होता है। वर्तमान पद्धति के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस और विविध केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए समान परीक्षा होती है तथा सबको समान व्यक्तित्व परीक्षा से गुजरना होता है। यूपीएससी के रैंक सूची प्रकाशित करने के बाद अब विविध सेवाओं का आवंटन प्रत्येक उम्मीदवार के रैंक और प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। त्रिस्तरीय सिविल सेवा परीक्षा का कैलेंडर नियत है ताकि चुने गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष लगभग समान समय पर शुरू हो जाए। इससे करीब 1000 उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा पूरी करने के लिए लगभग 1 महीना मिल जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत परीक्षा एक साथ कई बोर्ड करते हैं। व्यक्तित्व परीक्षा को सीमित कर करीब आधे घंटे का सरल साक्षात्कार करने का मुख्य कारण समय होता है, मतलब आधे घंटे का इंटरव्यू चलता है। प्रत्येक बोर्ड में यूपीएससी का एक सदस्य अध्यक्ष के रूप में, एक मतलब यहाँ मेन अध्यक्ष होता है इंटरव्यू के समय में, 4 विषयों के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में होते हैं। विशेषज्ञों या सलाहकार जैसे कि उन्हें आधिकारिक रूप से कहा जाता है में से 2 सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो भारत सरकार के सचिव या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुआ हो तथा दूसरा आईएफएस या आईपीएस या किसी केंद्रीय सेवा से जो उस सेवा के सर्वोच्च पद से सेवानिवृत्त हुआ हो। ये लोग बैठ के साथ में इंटरव्यू लेते हैं। अन्य 2 में से एक साहित्य, इतिहास एवं दर्शन शास्त्र में विशेषज्ञ तथा अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? एक साहित्य, एक इतिहास एवं दर्शन शास्त्र में विशेषज्ञ तथा अन्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ होते हैं। ये विषय विशेषज्ञ प्रत्येक सप्ताह के बाद बदल जाते हैं, मतलब हर हफ्ते में ये लोग बदलते रहते हैं। मतलब ये जो इंटरव्यू लेते हैं, ये जो इसके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और ये सब हर हफ्ते बदल दिए जाते हैं और नए सप्ताह के आरंभ में नए विशेषज्ञ आ जाते हैं। कोई भी यहाँ की यूपीएससी का अध्यक्ष भी पहले नहीं जान पाएगा कि कौन उम्मीदवार किस बोर्ड के सामने उपस्थित होगा। किसी विशेष दिन दोपहर से पहले सत्र या दोपहर के बाद के सत्र में व्यक्तित्व परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम का निर्णय नई दिल्ली पहुंचने की सुविधा की कसौटी के आधार पर किया जाता है। सफलता उतनी ही बड़ी होगी जितना मुकाबला कड़ा होगा। ये एक हमारा मोटिवेशन है, इसको आप एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। सफलता उतनी ही बड़ी होगी जितना मुकाबला कड़ा होगा। मतलब आप मुकाबला करते जाइए, आपको सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। प्रत्येक दिन ये नाम यादृच्छिक रूप से यानी बिना किसी क्रम के चुने जाते हैं और समूहों में बांटे जाते हैं। उम्मीदवारों के नाम की एक पर्ची एक लिफाफे में रखी और बंद की जाती है। सभी बंद लिफाफे बोर्ड की संख्या के बराबर संख्या में यूपीएससी के अध्यक्ष के पास भेजे जाते हैं, जो प्रत्येक बंद लिफाफे पर प्रत्येक बोर्ड को संख्या से जाना जाता है, नाम नहीं लिखा जाता, इस पे लिख देता है। जिस कक्ष में व्यक्तित्व परीक्षा होनी है वहाँ बोर्ड के सदस्यों के एकत्र होने के बाद बोर्ड का अध्यक्ष लिफाफे खोलता, जब मतलब वहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं तब वो लिफाफे खोले जाते हैं। ये हमारे सृष्टि देखमुख, ये 2019 की टॉपर हैं। इस पद्धति के कारण पूर्व व्यवस्था के जरिए व्यक्तित्व परीक्षा के लिए जुगाड़ करना असंभव है। व्यक्तित्व परीक्षा सहित यूपीएससी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस, पारदर्शी और निष्पक्ष रहने के कारण सही में प्रतिष्ठा हासिल कर चुकी है। सत्र के आरंभ में बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को एक फाइल दी जाती है जिसमें उस विशेष सत्र में उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने जा रहे उम्मीदवारों के बायोडाटा होते हैं। ये हमारे पहले कुछ देख लेते हैं। यूपीएससी टॉपर लिस्ट 2018-19 2018-19 के जो हमारे टॉपर्स हैं, फर्स्ट टॉपर हमारे हैं कनिष्क कटारिया, सेकंड टॉपर हमारे हैं अक्षत जैन और थर्ड टॉपर हमारे हैं जुनैद अहमद।
और 5th टॉपर हमारे हैं सृष्टि देशमुख। आगे देख लेते हैं हम। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष के पास मौजूद फाइल में यह सूचना भी होती है कि उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से है या नहीं, ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन करने में जाति या धर्म के आधार पर कोई पक्षपात न हो। प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य की फाइल में होती है, जैसे शिक्षा एवं रोजगार की पृष्ठभूमि, मातृभाषा, गृह, राज्य, रुचि या शौक, प्रयासों की संख्या, आयु इत्यादि। अनेक बोर्ड के जरिए व्यक्तित्व परीक्षण करने की पद्धति की आमतौर से यह कहकर आलोचना की जाती है कि अंक देने में किसी बोर्ड के अधिक उदार एवं अन्य के ज़्यादा सख्त होने की आशंका है। हालांकि ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, तब भी एकरूपता बनाए रखने के लिए अन्य बोर्ड में दिए जा रहे अंकों के प्रारूप की जानकारी प्रत्येक बोर्ड को देने के सभी प्रयास किए जाते हैं। तो ये आईएएस की जो एलिजिबिलिटी है, मतलब आप आईएएस पेपर लिखने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, तो पहले तो आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए, चाहे आप बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किए हों, और भी कोई अदर आप बीए करके भी पेपर दे सकते हैं। जनरल वाले जो बच्चे हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 21 साल से शुरू होकर 32 साल तक इनकी एज लिमिट है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ये 6 बार अपनी पूरी बीच ड्यूरेशन में 6 बार पेपर दे सकते हैं। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम एज है उनकी 21 से 35 वर्ष तक। नंबर ऑफ अटेम्प्ट ये 9 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब ये 9 बार पेपर लिख सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम एज इनकी लिमिट है वो 37 साल तक, मतलब 21 साल से शुरू होकर 37 साल तक इनकी एज लिमिट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट टिल एज लिमिट ये कई बार भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड है, इनका कोई वो नहीं। और जो डिसेबल्ड यानी कि फिजिकली हैंडीकैप या किसी को और प्रॉब्लम है तो इनकी मैक्सिमम एज 42 तक होती है, 21 से शुरू के। नंबर ऑफ अटेम्प्ट टिल द एज लिमिट चाहे तब तक दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आईएएस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है ये 3 चरणों में विभाजित रहता है। पहला हमारा प्रीलिम्स होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर का होता है, 200 नंबर के 2 टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद मेंस होता है, मेंस क्वालिफाई ये रिटन टेस्ट होता है। इसमें इसको क्वालिफाई करने के लिए हमारा 3rd चरण आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप आईएएस, आईपीएस और जिसमें चाहें उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, तब भी एकरूपता बनाए रखने के लिए अन्य बोर्ड में दिए जा रहे अंकों के प्रारूप की जानकारी प्रत्येक बोर्ड को देने के सभी प्रयास किए जाते हैं। पहले दिन दोपहर के बाद प्रत्येक बोर्ड को प्रत्येक सत्र की शुरुआत पर विभिन्न बोर्ड के दिए गए अंकों का विश्लेषण दिखाया जाता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक बोर्ड हर संभव औसत के आसपास रहे। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सटीक आकलन के लिए कोई आदर्श पद्धति नहीं हो सकती। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए पात्र होने वाले अधिकतर उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि उनके पास औसत से अधिक योग्यता या गुण हो तथा तुलनात्मक विश्लेषण बहुत कठिन हो सकता है। यही नहीं, आरंभिक परीक्षा में उम्मीदवार का प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करता है। तभी तो उम्मीदवार आरंभिक या प्री परीक्षा में किसी वर्ष अत्यधिक अंक हासिल कर सकता है लेकिन अगले वर्ष नहीं कर पाता है। कुछ वर्ष पहले प्री परीक्षा के अंतिम भाग में सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवार के चुने गए विषयों पर मौखिक परीक्षा होती थी। पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेजी से बदलाव किया गया है, क्योंकि सलाहकारों का कहना था कि व्यक्तित्व परीक्षण का आशय विषयों में उम्मीदवार के गहन ज्ञान की जांच करना नहीं, बल्कि इसका आशय शीर्ष सिविल सेवा जॉब के लिए उम्मीदवार के सामान्य रूप से उपयुक्त होने की जांच करना है। सभी बोर्ड से बौद्धिक योग्यता, उच्चारण और आत्मविश्वास के साथ टीम के रूप में काम करने, चरित्र की सत्यनिष्ठा, अनुशासन की भावना, वस्तुनिष्ठा, विचारों की स्पष्टता, विश्लेषण क्षमता, बौद्धिक जिज्ञासा जैसे उम्मीदवार के व्यक्तित्व गुणों का आकलन करने की अपेक्षा की जाती है।
मुझे तो बस आईएएस ही बनना है, महान लक्ष्य के लिए मेहनत करो, फिर देखो जो लोग तुम्हें खोएंगे वो जीवन भर रोएंगे। इसको आप लोग अपने ज़िंदगी में उतार लीजिए, आप सफलता में ज़रूर अवश्य हासिल कर लेंगे सफलता अपनी ज़िंदगी। मुझे तो बस आईएएस ही बनना है, महान लक्ष्य के लिए मेहनत करो, फिर देखो जो लोग तुम्हें खोएंगे वो जीवन भर रोएंगे। दूसरे शब्दों में प्रश्न प्रायः किसी भी विषय के बारे में पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बोर्ड आपसे हर विषय में विशेषज्ञ होने की आशा करता है। इसके बजाय उम्मीदवार से यह आशा की जाती है कि उसके पास अनेक विषयों के बारे में औचित्यपूर्ण अच्छी समझ हासिल करने की बौद्धिक जिज्ञासा हो। उदाहरण के लिए साहित्य, इतिहास व दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी प्रौद्योगिकी के पीछे छिपे विज्ञान को शायद नहीं जानता हो, लेकिन उसे विविध अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और नवीनतम तकनीकी रुझानों की जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि विज्ञान का विद्यार्थी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन उसे राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की दशा की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। सिविल सेवा में आने के इच्छुक उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, विस्तृत नीतिगत मामलों, विवादों एवं व्यापार सहित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, भारतीय एवं विश्व के इतिहास, भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, भूगोल, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और भारत के धर्मों इत्यादि का कम से कम बुनियादी ज्ञान तो हो तथा वे सभी सामयिक मामलों में हाल के घटनाक्रम से परिचित हों। ये हमारे जुनैद अहमद हैं, 3rd टॉपर हैं आईएएस के। व्यक्ति यदि कुछ समय अनुशासित एवं नियोजित प्रयास करे तो ऊपर वर्णित सभी विषयों के बारे में ज्ञान हासिल करना कठिन नहीं है। कोई भी एक रात में इतना गहन ज्ञान नहीं हासिल कर सकता। ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं तो हो सकता, लेकिन सही सामग्री पढ़ना और फालतू चीज़ों पर समय बर्बाद करने से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर बताए गए अनेक विषय पहली बार पढ़ने पर समझना मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए इसको बार बार अभ्यास करना होगा। मिशन यूपीएससी है, इसको क्लियर करना रहेगा हमें। ऐसे समय संरक्षण करना महत्वपूर्ण हो जाता है। बाजार में सभी तरह की किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध हैं। उम्मीदवार को फालतू चीज़ों पर समय नष्ट करने के बजाय इनके सही अनुपात में पढ़ाई करनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में उम्मीदवार को यह ध्यान रखना चाहिए कि समय सीमित है, अतः सावधानी पूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए कि उपलब्ध समय का कैसे सदुपयोग किया जाए। उम्मीदवारों को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद व्यक्तित्व परीक्षण के लिए तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि तब उनके पास अपेक्षित ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत कम समय बचेगा। मतलब आप अगर प्री का पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट आने से पहले ही आप मेंस की तैयारी करने में लग जाइए, नहीं तो समय आपके पास कम पड़ जाएगा, फिर समय आपको रुला के रहेगा एक बार। ये हमारे सफ़ीन हसन हैं, यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है हमारे, 22 साल की उम्र में ही यह आईपीएस अधिकारी बन गए हैं। इनका एक स्टेटमेंट है, यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। क्या है? यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। इस अवस्था में अधिक से अधिक मॉक इंटरव्यू, बोर्ड के जरिए अधिक से अधिक मॉक इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उपलब्ध समय का सदुपयोग करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अधिकतर मॉक इंटरव्यू बोर्ड को वास्तविक व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में बहुत कम अंदाजा होता है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्र विशेष के मुद्दों पर कुछ मॉक इंटरव्यू बोर्ड में ज़्यादा सर खपाने से अधिक फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी बोर्ड में किसी मुद्दे पर इतना विस्तार से नहीं पूछा जाता है, इसलिए उन्हें इन विषयों पर शोध करने के लिए उपलब्ध सीमित समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये हमारे कनिष्क कटारिया हैं,
2019 के सबसे पहले टॉपर हैं आईएएस के। यदि तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर लाद देंगे, इन्होंने कहा था। मतलब इन्होंने कहा था कि अपनी ज़िंदगी स्वयं जिए, किसी के ऊपर निर्भर होकर ना जिए। अनेक राज्य सरकारें अब व्यक्तित्व परीक्षण के लिए दिल्ली पहुंचने के वास्ते निःशुल्क एयर टिकट देती हैं। क्या देती हैं? अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, इंटरव्यू की बारी आपकी है, तो ये परीक्षण के लिए राज्य सरकारें दिल्ली पहुंचने के वास्ते निःशुल्क एयर टिकट देती हैं तथा वहां राज्य अतिथि गृह में ठहरने का निःशुल्क इंतजाम करती हैं। प्रस्थान से कुछ दिन पहले उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र और अन्य कागजात फाइल में रख लें और वह फाइल दिल्ली ले जाने से वाले बैग में संभाल कर रख लें, जिससे अंतिम समय में भागदौड़ और भूल भुलैया से बचा जा सके। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि व्यक्तित्व परीक्षण से कम 2-3 दिन पहले दिल्ली पहुंच जाएं। मतलब आपका जब इंटरव्यू शुरू हुआ है तो आप उससे 2-3 दिन पहले ही वहां पहुंच जाएं, अपना कच्छ पता कर लें कहाँ पे कैसा इंटरव्यू कहाँ पे होगा, ये सब आपको पहले से ही पता कर लेना चाहिए ताकि, और कागजात वगैरह निकलने से पहले ही अपने बैग वगैरह जिसमें आप सामान ले जा रहे हैं उसी में संभाल के रख लें ताकि इंटरव्यू के समय कोई दिक्कत ना हो। हालांकि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए कोई आधिकारिक पोशाक नहीं है, तब भी उम्मीद की जाती है कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उम्मीदवार सुनिश्चित पोशाक में आए। मतलब वह सही ड्रेसों में आए, ज़्यादा फैंसी ड्रेसों वगैरह में ना आए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। जैकेट और टाई अब चलन में नहीं है। अधिकतर पुरुष उम्मीदवार साधारण पूरी आस्तीन की कमीज व पैंट और बंद जूतों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि महिला उम्मीदवार संयमित रंग की साड़ी और ब्लाउज के साथ मैचिंग फुटवियर पहनना पसंद करती हैं। हालांकि जीन्स और सैंडल जैसे कैजुअल पहनावे को अनादर माना जाता है। उम्मीदवारों को कॉल सेंटर में उल्लेखित समय से पहले, बहुत पहले आयोग के कार्यालय धौलपुर हाउस पहुंच जाना चाहिए। प्रवेश द्वार पर उम्मीदवारों की पंक्ति भी हो सकती है। अंदर प्रवेश करते ही उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सभागार में जाना चाहिए, जहां अनेक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाता है और वे बोर्ड में अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण बोर्ड अध्यक्षों के अधिकारी चैम्बरों में होते हैं। उम्मीदवारों को संबंधित चैम्बर का मार्ग बताया जाता है और अंदर जाने का बुलावा आने से पहले उन्हें कुछ मिनट बाहर बैठना पड़ता है। चैम्बर के अंदर जाते हुए उम्मीदवार को कुछ पल ठहरना चाहिए। इंटरव्यू देने के लिए जाते वक्त कुछ पल ठहरना चाहिए और बोर्ड अध्यक्ष के स्वागत करने एवं बैठने के लिए कहने से पहले गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून सर या मैम कहना चाहिए। उम्मीदवार को चाहिए कि जब तक कहा ना जाए सीट पर नहीं बैठे। मतलब एंट्री करते वक्त ही सबका आदर करना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कहना चाहिए और बिना कहे सब अपने आप नहीं बैठना। जब तक वो कहें तो उस कहने के बाद उन्हें थैंक यू सर या थैंक यू मैम कह के उसके बाद आप बैठ सकते हैं। ये हमारी सृष्टि देशमुख आईएएस हैं। ऑल इंडिया रैंक इनकी 5 है, सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018-19 की। इसके बाद हमारा है सामान्य रूप से प्रत्येक उम्मीदवार के प्रशिक्षण के लिए 18 मिनट का समय आवंटित किया जाता है। मतलब इसका ये है कि 18 मिनट तक तो आपका इंटरव्यू चल सकता है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा भले हो सकता है। हर व्यक्ति को 18 मिनट इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन विभिन्न कारणों से वास्तविक अवधि अलग अलग हो सकती है। प्रशिक्षण बोर्ड अध्यक्ष के साधारण प्रश्न से आरंभ होगा, जो अनिवार्य रूप से उम्मीदवार को सुकून देने के लिए पूछा जाता है। मतलब पहले सिंपल सा इजी क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम ना होने पाए, वो डरे ना। इसके बाद अधिक गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यक्ष के प्रश्न समाप्त करने के बाद बोर्ड के अन्य सदस्य बारी बारी से प्रश्न पूछते हैं। सामान्य परिपाटी तो यह है कि बोर्ड का सदस्य प्रश्न पूछना तभी शुरू करता है जब एक सदस्य अपने प्रश्न समाप्त कर लेता है। जैसे कि एक प्रश्न अध्यक्ष ने प्रश्न पूछना चालू किया, तो जब तक वो प्रश्न पूछेगा तब तक बाकी मेंबर्स जो उसके
साथ में इंटरव्यू ले रहे होंगे वो नहीं बोलेंगे, वो पर नज़र रखे रहेंगे कहाँ इन्होंने गलती की या क्या इन्होंने गलत बोल दिया या क्या निर्णय इनका गलत हो गया। एक सदस्य अपने प्रश्न समाप्त करे तो दूसरे शब्दों में कहें तो उम्मीदवार से अलग अलग सदस्य एक साथ प्रश्न नहीं पूछेंगे और एक सदस्य उस समय बीच में प्रश्न नहीं पूछेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बता दिया। जब उम्मीदवार अन्य सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रही होगी, प्रशिक्षण के अंत में अध्यक्ष थैंक यू कहेगा और उम्मीदवार को जाने का संकेत करेगा। तब उम्मीदवार थैंक यू सर मैडम कहता है और बाहर निकल जाता है। ये 2018 की टॉप LBS ने लाल बहादुर शास्त्री की एक ये ट्रेनिंग सेंटर है मैसूरी में, वहाँ का है ये, वहाँ की ये टॉपर्स हैं सब, इनकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजे गए होंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये अलग अलग शहरों या इनका पोस्टिंग होती है। यह स्वाभाविक है कि सभी विशेष रूप से पहली बार इंटरव्यू में बैठ रहे उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर कुछ घबराहट महसूस करेंगे, इसलिए हॉल में प्रतीक्षा करते समय स्वयं से शांत रहने के लिए कहना उपयोगी रहेगा। मतलब वहाँ जाने पे शोर शराबा ये सब हुल्लड़बाजी ये सब करना नहीं सही रहेगा। अच्छी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह याद रखें कि किसी से भी सब कुछ जानने की इच्छा नहीं की जाती है, लेकिन बौद्धिक रूप से जिज्ञासु उम्मीदवार से अधिकतर आवश्यक और प्रासंगिक चीज़ों के बारे में कुछ तो जानने की अपेक्षा की जाती है। इस बारे में कुछ सुझाव है जिनका पालन सभी उम्मीदवारों को करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला, उन्हें शांत और आत्मविश्वास से भरपूर नज़र आना चाहिए। मतलब जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा उसके सामने आप एकदम शांत और एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहिए। इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कि आप बाहर ही कर दिए जाएं, लेकिन अति आत्मविश्वास दिखाने से भी बचना चाहिए। दूसरा, उन्हें झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। इंटरव्यू देते समय आपको अगर जो चीज़ सही लगे उसका झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप बता दीजिए और आपको नहीं आता है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह मुंहफट भी नहीं होना चाहिए। अगर वे प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो ईमानदारी से कहना चाहिए कि नहीं जानते। तीसरा, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे बोर्ड सदस्यों से अधिकतर होशियार है। अपने आप को उनसे ज़्यादा भी होशियार मत समझने की कोशिश करिएगा और अपने अनुकूल क्षेत्रों की तरफ चर्चा को मोड़ देंगे। चौथा, उन्हें प्रश्न पूछने वाले सदस्य को खुश करने के लिए अपने दृष्टिकोण को परिवर्तन करते नहीं दिखाना चाहिए। मतलब आपको इधर उधर आंखें इधर उधर नहीं मटरानी चाहिए, केवल उनकी नज़रों में ही आप देखते रहिएगा, लेकिन उनके साथ तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए। याद रखें कि व्यक्तिगत परीक्षण कॉलेज की बहस नहीं है, जहां एक तरफ बोर्ड और दूसरी तरफ उम्मीदवार होता है। बोर्ड के प्रति उचित नम्रता और आदर प्रकट करना चाहिए। पांचवा हमारा है, उम्मीदवार को स्वर परिवर्तन का अभ्यास करना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि डेसिबल लेवल इतना हो कि उम्मीदवार से सबसे दूर बैठे सदस्य को भी आपकी बात या उत्तर साफ साफ सुन जाए। एक हमारे पास ये थॉट है बढ़िया, सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो ये लोग, जब तुम्हें खोएंगे यकीन मानो बहुत रोएंगे। ये हमारा एक कोट है। बस आप अपने लक्ष्य की तरफ जी जान लगा के लगे रहिए, सफलता आपके एक दिन कदम चूमेगी। उम्मीदवार को धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह जो कुछ भी कहे वह सुनने वाले के मन में पूरी तरह बैठ जाए। मशीन गन से निकली गोली की तरह बात करना अच्छा गुण नहीं है तथा यह कतई नहीं दिखाता कि विषय या भाषा पर आपका पूरा नियंत्रण है। मतलब आप एकदम धीरे से साफ स्वच्छ अच्छी आवाज़ में बोलते रहिए, एकदम फर्राटा भरती आवाज़ में नहीं बोलिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दूसरा स्टेज हमारा होता है मेन एग्जामिनेशन रिटर्न होता है ये, और थर्ड स्टेज हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, मतलब यही इंटरव्यू वगैरह होता है। व्यक्तित्व परीक्षण देकर उम्मीदवार के बाहर जाने के बाद अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्य उम्मीदवार के कमज़ोर एवं सशक्त पक्षों पर
चर्चा करेंगे तथा फिर अंकों पर सहमति बनेगी। सामान्य रूप से अंक की सीमा 20 और 75% के दायरे में रहती है। ये हमारी सृष्टि देशमुख है 2019। ये परीक्षा हो रही है IAS वाले बच्चों की। मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी एक पोस्ट होती है। इंडियन पुलिस सर्विस IPS पोस्ट है, UPSC की ही। ये भी हमारी IAS ऑफिसर हैं। ये LB एसने लाल बहादुर शास्त्री, ये स्टडी रूम है जो बच्चे कड़ी मेहनत जी जान लगा कर पढ़ रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय UPSC। जो UPSC का पेपर वगैरह होता है, कौन कौन से पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो पहला हमारा है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन IAS वगैरह का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन IES, इंडियन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिकल सर्विस IES ISS, जियोलॉजिस्ट एग्ज़ामिनेशन भी UPSC द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं, ये कंट्री लेवल पर। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्ज़ामिनेशन SCRA, कंबाइंड मेडिकल सर्विस CMS, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स CAPF, कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS, नेशनल डिफेंस एंड नेवल एकेडमी NDA और NA। अपर एज लिमिट फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मतलब जो हाईएस्ट एज है कि किस एज लिमिट तक यह पेपर दिया जा सकता है। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों की 32 साल तक ये बच्चे पेपर दे सकते हैं 21 साल के होने के बाद से। OBC के जो एज लिमिट है वो 35 साल तक दे सकते हैं। SC और ST के जो हैं वो 37 साल तक दे सकते हैं। और ये जो PH या फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल हैं वो 42 साल तक दे सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड OBC जो हैं वो भी 45 साल तक दे सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड SC और ST के हैं वो तो 47 यानी कि 47 वर्षों तक दे सकते हैं। उसके बाद UPSC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं, 6 अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी के बच्चे दे सकते हैं। एज लिमिट मैंने बताया 32 ईयर्स तक है, 21 ईयर से शुरू होता है। अदर बैकवर्ड कास्ट OBC 9 अटेम्प्ट 9 बार ये परीक्षा दे सकते हैं। 32 ईयर्स विथ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स 35 ईयर मिला के हो जाते हैं। SC और ST के टिल द अपर एज लिमिट, जब तक इनकी एज लिमिट है तब तक ये पेपर दे सकते हैं। 32 ईयर्स विथ रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स 37 ईयर्स तक दे सकते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट ब्लाइंड हो यानी कि अंधा हो, बहरा हो या बोलने में प्रॉब्लम हो या कोई शारीरिक पीड़ा हो तो वह उसके लिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स अलाउड कितने हैं। फॉर द जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स 9 अटैम्प्ट्स हैं। SC और ST कैंडिडेट के लिए अनलिमिटेड टिल द एज लिमिट, जितनी एज लिमिट है उसकी एज लिमिट तक ये बीच में कई बार पेपर दे सकते हैं जितनी बार चाहें। 32 ईयर्स विथ रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स, कुल मिला के हो जाते हैं 42 साल तक। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल में अप टू द एज अपर एज लिमिट तक, जनरल वाले 37 साल तक, OBC वाले 40 यानी कि 40, SC ST 42 ईयर्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड 50 ईयर्स तक दे सकते हैं। डिसेबल्ड सर्विसमैन डिसेबल्ड फ्रॉम ड्यूटी UP टू द अपर एज अप टू द अपर एज लिमिट, जनरल वाले 37 ईयर्स तक दे सकते हैं यानी कि 37 साल तक। OBC वाले 38 साल तक, SC ST 40 साल। UPSC एग्ज़ाम, ये हमारे IAS टॉपर हैं ये सब भी। अंसार अहमद शेख, स्वाति मीना नायक, अंकुर गर्ग, रोमन सैनी और अमृतेश औरंगाबादकर ये हमारे टॉपर्स रहे हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस एग्ज़ाम 2020 में कंडक्ट होने वाले हैं
अभी इसकी डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी। प्रीलिम्स, इंटरव्यू, मेंस मैंने आपको बताया जैसा कि, और सामान्य रूप से अंक की सीमा 20 और 75% के दायरे में रहती है, लेकिन असाधारण प्रदर्शन के 80% अंक भी दिए जा सकते हैं। ये हमारे सफ़ीन हसन है, यंगेस्ट IPS ऑफिसर। 22 साल की उम्र में इन्होंने IAS टॉप कर दिया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी मन लगा के पढ़ते रहिए, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में इसी तरह धमाकेदार वीडियो के साथ।